गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांत क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सर्कल और वर्ग से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे कि जैसे कोई भी वृत्त होता है सर्कल, अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर होता है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, और अगर बाहर की तरफ होता है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे वृत्त का एक पार्ट होता है सकेंद्रीय वृत्त। इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है ये। इसका मतलब है कि यहाँ सकेंद्रीय वृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि ऐसे दो सर्कल, जैसे इसमें यहाँ दो सर्कल होंगे, मतलब दो वृत्त होंगे, और दोनों का यहाँ जब जो केंद्र है मतलब सेंटर पॉइंट, अगर दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही होता है दो वृत्त का, इसका मतलब है कि दो सर्कल का जब सेंटर पॉइंट एक ही होता है तो वो एक सकेंद्रीय वृत्त होता है। इसका मतलब है कि यहाँ रेडियस दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि एक वृत्त होता है छोटा, मतलब एक सर्कल होगा छोटा और दूसरा सर्कल होगा बड़ा। इसका मतलब है कि दो अलग अलग सर्कल हैं, तो इसका मतलब है रेडियस भी दोनों की अलग अलग होगी। फर्स्ट रेडियस को हम कैपिटल आर और सेकंड रेडियस को हम स्मॉल आर ले लेंगे। इसका मतलब है कि जो कैपिटल आर है वो बड़ी रेडियस हो गई और जो स्मॉल आर है वो छोटी रेडियस हो गई। जैसे सकेंद्रीय वृत्त, जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया, फिर इसी के अंदर यहाँ एक और सर्कल है। जैसे मान लो कि यहाँ दो सर्कल हो गई, दो वृत्त हो गई, और दोनों का जो सेंटर पॉइंट है मतलब केंद्र वो ये है ओ। इसका मतलब है कि दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही होता है, मतलब केंद्र एक ही होगा। फिर जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये जो डिस्टेंस हो गई छोटी वाली से, तो ये आपके पास में स्मॉल आर। ऐसे ही यहाँ कैपिटल आर, इसका मतलब है ये इसकी रेडियस हो गई त्रिज्या। तो हमेशा ये ध्यान रखोगे कि जैसे मान लो कि यहाँ मैंने दो सर्कल बनाए, एक तो ये फर्स्ट हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। जैसे इसकी बाउंड्री तक यहाँ जो लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस की फॉर्म में होगी, मतलब त्रिज्या होगी। अब ऐसे ही जैसे मान लो कि इसके ऊपर एक और मैंने बनाया, तो यहाँ बाहर से इसके सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो होगी कैपिटल आर। चाहे यहाँ बनाऊँ, चाहे नीचे की तरफ बनाऊँ, चाहे ऊपर की तरफ बनाऊँ, इसकी बाउंड्री तक, सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक जो रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है, आर होती है, कैपिटल आर या स्मॉल आर। अगर मुझे यहाँ एरिया निकालना है, एरिया का मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ बीच में ये पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया आपका, मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो ये जो पार्ट है वो दो सर्कल से मिलकर के बना है। इसका मतलब है कि यहाँ दो सर्कल हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो इनके बीच का जो एरिया है अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल या एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ देखो, जब कभी भी कोई भी एक सर्कल होता है उसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। कल हमने पढ़ा था वैसे ही कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे मान लो कि यहाँ बाहर जो बड़ा वाला जो सर्कल है, मतलब जैसे वृत्त जिसकी रेडियस है आर, मान लो कि यहाँ हमें ये निकालना है। जैसे मान लो कि इसकी रेडियस, जैसे बड़ा सर्कल हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ आपके पास में ये बड़ा सर्कल है, बाहर की तरफ जो रेडियस है, मुझे एरिया निकालना है, तो मैं निकालूंगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो आर है वो कैपिटल आर होगा। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर हम क्या करेंगे, बड़े वाले, जो बड़े वाले की जो जैसे सर्कल है ना, बड़ा वाला सर्कल, उसकी रेडियस तो कैपिटल आर हो गई, छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई स्मॉल आर, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने दोनों में से कॉमन क्या लिया, पाई, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
अब ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आप इसको ये इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, या फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो यहाँ मैंने एक बार प्लस किया इसको और एक बार इसको माइनस किया, ठीक है। तो एक बार इसको प्लस किया और एक बार हमने माइनस किया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी बन सकता है, इस फॉर्म में भी बन सकता है, दोनों तो एक ही हैं, लेकिन ये याद रखोगे तो इससे ये बना सकते हो आप, ठीक है। वैसे ये याद रहेगा तो इससे भी ये बन जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म होती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो कि आपको यहाँ सरकमफ्रेंस मतलब परिधि निकालनी है आपको, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो हमने यहाँ सीखा था कि जो 2 पाई आर होता है, फिर माइनस बाहर वाले में से छोटे वाले को हम क्या कर देंगे, जैसे हम माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ परिधि मिल जाएगी। लेकिन जैसे मान के चलो कि यहाँ अगर इस वाले पार्ट की अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि ये पार्ट आपको निकालना है, एरिया निकालना है इसका, या एरिया निकालना है, तो हमने क्या किया कि बाहर वाले का एरिया निकाल के अंदर वाले के एरिया को अगर माइनस किया तो ये अंदर वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर सरकमफ्रेंस मतलब परिधि अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, परिधि का मतलब होता है कि जो लेंथ काम आई है, इसका मतलब है कि जो लेंथ यूज होती है ना, वो इसका सरकमफ्रेंस मतलब परिधि होती है। इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास में 2 तरीके की लेंथ काम आई है। एक तो यहाँ एक छोटा सर्कल हो गया, जैसे मान लो कि एक तो छोटा सर्कल हो गया, पहले बड़ा सर्कल ले लो आप, एक तो बड़ा सर्कल हो गया, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर। इसका मतलब है कि यहाँ इसकी जो परिधि है वो 2 पाई आर है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2 पाई आर। फिर इसके बाद में यहाँ इसकी लेंथ काम आ गई, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास में ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2 पाई आर के इक्वल हो गई। फिर अंदर एक और सर्कल है, फिर एक और लेंथ काम आ गई, इसका मतलब है कि इसकी जो परिधि है सरकमफ्रेंस वो क्या है, 2 पाई स्मॉल आर। तो हम माइनस थोड़ी करेंगे, हमें एरिया थोड़ी निकालना है, एरिया तो हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब है कि परिधि का मतलब होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है जो लेंथ यूज हुई है उनको प्लस करना। इसका मतलब है कि यहाँ प्लस होगा तो ये 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा। तो दोनों में से मैंने 2 पाई कॉमन लिया, तो यहाँ मैंने लिखा कैपिटल आर प्लस आर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। देखो एक बार इसको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम? वैसे हमने यहाँ सीखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है वैसे,
बताना एक बार। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी हमने यहाँ पढ़ा है, जो किसके इक्वल होगा? 4a के, ये हम पढ़ चुके हैं। एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है साइड का होल स्क्वायर, और यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है 4a, मतलब 4 इंटू साइड। अगर हम यहाँ डायगनल निकालें, यहाँ डायगनल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ a√2 इसके इक्वल होता है, a√2 के इक्वल होता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, आपने नहीं किया, एक बार यहाँ लिख लेना इसको एक, कि एरिया ऑफ स्क्वायर इजकल्स टू होता है ए स्क्वायर। यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4 इंटू साइड। यहाँ डायगनल ऑफ स्क्वायर इजकल्स टू होता है a√2। ठीक है, तो यहाँ a√2 होता है। अब जैसे हो गया सबका, ये क्वेश्चन लिखो एक बार। जैसे मैंने यहाँ लिखा, दो वर्गों के परिमापों का अंतर, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, वो 48 सेंटीमीटर है। 48 सेंटीमीटर है। यदि एक वर्ग की भुजा, यदि एक वर्ग की भुजा, यदि एक वर्ग की भुजा यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है, दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़े वर्ग का यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर is 48 सेंटीमीटर, is 48 centimeter. If the side of one square, if the side of one square is 4 times the side, is 4 times the side. बाकी एक बार ट्राई करो ये। Of the other, find the area of larger square, find the area of larger square, मतलब बड़े वाले वर्ग का एरिया निकालना है।
इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए 256, सेकेंड 289, यहाँ सी 196, यहाँ डी 225। ये निकालना है आपको। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो वर्गों के परिमापों का जो अंतर है वो 48 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि यहाँ द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। जैसे मान लो कि समझो एक बार, देखो पेरीमीटर का मतलब तो ये होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ 2 स्क्वायर लिखे मैंने, मतलब परिमाप का मतलब होता है जैसे 2 स्क्वायर बना दिए मैंने। एक तो फर्स्ट हो गया और सेकंड, और स्क्वायर का मतलब होता है जिनकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे मान लो कि अब यहाँ 2 की बात हो रही है तो इसका मतलब ये A1 है, ये भी A1 होगा, ये भी A1 होगा, ये भी A1 होगा। अब यहाँ सेकंड स्क्वायर है तो ये A2, ये A2, ये A2 और ये क्या होगा A2। स्क्वायर का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ पेरीमीटर की। पेरीमीटर का मतलब होता है इन सभी को, देखो जो लेंथ काम आई है ना, जो लंबाई काम आई है, उसका मतलब है कि वो पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ A1 कितनी बार काम आया है, 4 बार। तो इसका मतलब है कि ये 4A1 हो गया, 4A1। वैसे तो पेरीमीटर तो क्या होता है 4A, लेकिन यहाँ 2 स्क्वायर है तो एक 4A1 और सेकंड क्या हो जाएगा माइनस का 4A2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 48। कितना है 48 हो गया। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। दोनों में से अगर 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ मैंने 4 कॉमन लेने के बाद में यहाँ मैंने लिखा A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, तो ये किसके इक्वल होगा 48 के इक्वल होगा। क्या 4 की टेबल से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ 12 के इक्वल होगा। तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 किसके इक्वल है 12 के इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन में आगे यहाँ एक और लाइन लिखी हुई है कि यदि एक वर्ग की भुजा, जैसे मान लो कि यदि एक वर्ग की भुजा मतलब A1 दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है, इसका मतलब है कि 4 गुनी है तो दूसरे वर्ग की भुजा की क्या है 4 गुनी है। अभी 4 गुनी का मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ फर्स्ट A1 और ये A2 है, अगर ये 1 है तो इसकी कितनी है 4 गुनी। इसका मतलब है कि रेशो में तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 1 को A1 से करोगे तो A1 आएगा और यहाँ 4 को A2 से करोगे तो 4A2 आ जाएगा। तो हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ द साइड ऑफ वन स्क्वायर, मतलब वन स्क्वायर इज 4 टाइम्स द साइड्स ऑफ द अदर स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ एक स्क्वायर हो गया, इसकी जो साइड है वो A1 है और दूसरे साइड क्या है A2, उसकी क्या है 4 टाइम्स। इसका मतलब है कि 4 टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ हमें क्या करना है, A1 की जगह हमें क्या पुट करना है, ये पार्ट पुट करना है 4A2। तो A1 की जगह अगर हमने 4A2 अगर हमने पुट किया तो यहाँ A2 और यहाँ 12, तो दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ किसके इक्वल होगा 3A2 के इक्वल होगा। तो यहाँ मैंने 3A2 के इक्वल रखा जो किसके इक्वल है 12 के इक्वल हो गया। क्या मैंने ये निकाला तो ये किसके इक्वल आया 4 के इक्वल आ गया, यहाँ 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ A2 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। अगर A2 4 के इक्वल है तो यहाँ हम पुट करेंगे तो हमें A1 नहीं मिलेगा क्या, तो यहाँ 4 इंटू 4, तो ये किसके इक्वल होगा 16 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ हमने 2 स्क्वायर बनाए थे जिसकी जो साइड है A1 है, सेकंड जो स्क्वायर है वो क्या है A2। अब A1 तो हमें मिला है 16 और यहाँ A2 हमें क्या मिला है 4। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मतलब हो तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो बड़ा स्क्वायर है ना, जिसकी साइड बड़ी होगी तो एरिया भी उसका बड़ा होगा। दोनों में से बड़ा कौन सा है 16, ठीक है, और ये छोटा हो गया। अगर छोटे की बात करते तो हम इसकी बात करते, आपसे बड़े की बात करिए तो यहाँ एरिया पूछा है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर का मतलब हो गया बड़े वाले का स्क्वायर, तो यहाँ A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर का मतलब है 16 का होल स्क्वायर, और 16 का होल स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 16,
16 इंटू 16 क्या होता है? 256 होता है। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए। और उसको एक बार फिर आगे करते हैं। हो गया? देखो आगे। या 85 रुपये, या 85 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से 11025, जैसे यहाँ एक नंबर लिखा है 11025, क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड पर, एक यहाँ वर्गाकार भूखंड पर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। करो तो एक बार। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंचिंग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ a square plot of square of plot a square plot of area, plot of area।
11025 मीटर स्क्वायर। बाकी करो एक बार इसको। एट द रेट ऑफ 85 पर मीटर। जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है 35800, 35800। यहाँ बी 350000। यहाँ सी 36000, 35700, 35700। निकालो एक बार आंसर क्या होगा इसका। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 85 रुपये प्रति मीटर की दर से यहाँ 11,025 मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड पर यहाँ बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ आपके पास में हो जाएगा 11025 मीटर स्क्वायर एट द रेट ऑफ 85 पर मीटर। देखो सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है कि का मतलब है कि ये आपके पास में लिखा हुआ ना मीटर क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ये। इसका मतलब है कि मीटर स्क्वायर, हाँ क्या आएगा डी, देखते हैं अभी। जैसे 11025 मीटर स्क्वायर, देखो मीटर स्क्वायर का मतलब है एक तरीके से ये एरिया हो गया, क्योंकि वर्ग की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है, यहाँ वर्ग की बात हो रही है। स्क्वायर की बात हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, जो किसके इक्वल है 11025। अब आपको ये बताना है कि जो ए है ये 11025 किसका स्क्वायर होता है, ये 105 का होता है। देखो जब कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे एक तो यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ हमने लिखा जैसे 15, जैसे यहाँ 25 लिखा हमने, जैसे 35 लिखा, ऐसे ही 45 लिखा, ऐसे ही 55 लिखा, ऐसे ही 65 लिखा, ऐसे ही 75 लिखा, ऐसे 85, ऐसे 95, 95, यहाँ 105। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5, जैसे 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो पहले यहाँ चेक करो कि 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब एक के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो 1 को 2 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इसका मतलब है कि 1 को 2 से करने पर क्या मिलेगा मिलेगा, तो 225, 225। फिर 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, तो यहाँ 5 की पावर 2 क्या होता है 25। अब 2 यहाँ फर्स्ट नंबर है 2, 2 के जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है 3, 2 को मैंने 3 से किया तो 6, तो 625। फिर यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर 3 के जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है 4, तो यहाँ 12 हो गया। फिर 5 की, जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 की पावर 2, 4 की जैसे यहाँ लिखा 4 के जस्ट आगे नंबर 5 आता है, 4 को 5 से किया तो 20, तो यहाँ 25। फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 के जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है 6 आता है, तो 5 को 6 से किया तो 30। ऐसे ही यहाँ हम करेंगे तो 25, और 6 के जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है 7, तो यहाँ 42, और 5 के जस्ट आगे यहाँ जो नंबर आता है वो 25, और इससे जस्ट आगे नंबर जो भी आता है वो 8 आता है, तो 7 को 8 से करेंगे तो क्या मिलेगा 56 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे 85 का स्क्वायर किया हमने, तो यहाँ 25, और 8 के जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है 9 आता है, तो 8 को 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा 72, और ये हो गया 25। ठीक है, तो ये 25, और 9 के जस्ट आगे आता है 10, तो ये 90 हो गया। अब यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, लेकिन 10 के जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है 11,
तो 11 को 10 से करोगे तो एक जीरो आगे लगा दो 11 में, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है। तो हमने जैसे मान लो कि अगर इसका स्क्वायर पूछा है तो यहाँ हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ डायरेक्ट मान लो कि आपसे ये पूछ लिया, जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो ये पूछा है, क्या पता किसी क्वेश्चन में कोई दूसरा पूछ सकता है। तो आप तो सबसे पहले तो यहाँ चेक करो कि यहाँ जो लास्ट में यहाँ जो दो नंबर है ना, 2 डिजिट, वो तो 5 के स्क्वायर तो ही, ये तो कंफर्म है। तो ये तो यहाँ ये तो कंफर्म है कि यहाँ 5 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सभी में यहाँ क्या आ रहा है, 5 लास्ट में आ रहा है, क्योंकि वो 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर यहाँ इससे पहले जो नंबर है यहाँ देखो, जैसे यहाँ 56 है तो 56, इसका मतलब है कि यहाँ दो ऐसे नंबर देखो, क्योंकि दो नंबर भी ऐसे देख रहे हैं जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, 1। अब जैसे यहाँ देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा, 10 के जस्ट आगे नंबर कौन सा है, 11, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ 9 के बाद में 10 है तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 1 का, तो अंतर 1 का ही होगा। तो जैसे वो दो नंबर देखना है, तो यहाँ मैंने 56 का मतलब होता है कि यहाँ 7 गुण, जैसे 8 को हम 7 से भी करते हैं कई बार, और 7 को 8 से भी करते हैं, आंसर तो दोनों का सेम आता है, लेकिन हमें छोटा नंबर लिखना पड़ता है। हम क्या लिखते हैं, छोटा नंबर लिखते हैं। तभी तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ 5 तो लिख दिया, और दोनों में से हम छोटा नंबर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि छोटा नंबर लिखोगे तो जस्ट उससे आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब तो 56 आएगा। अगर 8 लिखा आपने, फिर 8 को 9 से करोगे तो 56 थोड़ी आएगा, मतलब छोटा नंबर लेते हैं हम। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ 56, ऐसे ही यहाँ 25 है तो ये 5 हो गया। अब ये बना कैसे, तो 11 को मैं 10 से करूँगा तो क्या आएगा, 110, 110, लेकिन दोनों में से छोटा कौन सा है, 10, तो यहाँ 105 हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड तो है जो 5 के फैक्टर करके उससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो a है वो किसके इक्वल होगा, 105 के इक्वल होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में आगे यहाँ लिखा हुआ है, वाले एक वर्गाकार भूखंड पर बाड़ लगाने की लागत। जैसे मान लो आपको यहाँ स्क्वायर फॉर्म में यहाँ एक बाड़ लगानी है, जैसे मान लो कि स्क्वायर फॉर्म में यहाँ एक बाड़ लगानी है। अब यहाँ a तो हमें मिल गया, जैसे मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो 105 है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है 105, इसकी जो लेंथ है वो क्या है 105, और इसकी जो लेंथ है वो 105 है। अब बाढ़ ऐसा तो है नहीं कि मतलब यहाँ ए निकाला है आपने तो ये लेंथ हो गई, अरे इसका मतलब है कि बाढ़ लगाने के लिए चारों तरफ से पूरा कवर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में कि जो बाढ़ अगर हम लगाएंगे ना वो किस शेप में होगा, स्क्वायर शेप में, वर्गाकार शेप में होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ मैंने 105, मतलब ये ए है, ये ए और ये। अब अगर चारों तरफ लगाओगे तो इसका मतलब है कि यहाँ आपने इसका क्या निकाल लिया, परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पेरीमीटर निकालने का मतलब है कि यहाँ 4a से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 4 को 105 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 420। क्या मिलेगा, 420 मिलेगा, ठीक है, 420 मिलेगा। अब जैसे यहाँ देखो 420 मिलने के बाद में यहाँ जो एक्स्ट्रा रुपए लग रहे हैं ना, इसका मतलब है कि यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मीटर में यहाँ जो रुपए लगेंगे मतलब 85 रुपये प्रति मीटर। इसका मतलब यहाँ लिखा होता है कि यहाँ लिखा हुआ रेट ऑफ 85 रुपये पर मीटर। इसका मतलब है कि पर मीटर पर, 1 मीटर पर कितने रुपए लगेंगे, 85। अब यहाँ तो कितने मीटर हैं टोटल, 420, 420, तो यहाँ 420। मुझे बताओ कि 1 मीटर में 85 रुपये लग रहे हैं तो 420 मीटर में कितने लगेंगे, तो दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को हमने 85 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका आंसर निकला वो बिल्कुल राइट निकला है, 3570। ठीक है, ऐसे हम निकाल करो इसको एक बार। ये इसकी टोटल कॉस्ट हो गई एक तरीके से, ठीक है, टोटल लागत, लागत का मतलब है टोटल कॉस्ट हो गई।
किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? जल्दी करो एक बार। हो गया? देखो आगे। देखो देखो, जैसे चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, जिसकी टोटल कितनी साइड्स होती है? 4। जैसे मान लो कि यहाँ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, जैसे मान लो कि जिसकी 4 साइड्स होगी, इसमें यहाँ 4 एंगल्स होंगे, यहाँ ए, ये बी, ये सी और ये डी है। तो जैसे मान लो कि यहाँ यहाँ जो भी एंगल बनते हैं, इन चारों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। चतुर्भुज में चारों कोनों का योग हमेशा किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि यहाँ क्वाड्रिलेटरल के अंदर के जितने भी एंगल्स हैं, जैसे 4 एंगल्स हैं, इन सभी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे यहाँ हम फर्स्ट पढ़ते हैं, इसमें एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो है पैरेललोग्राम। जिसे समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं की भुजाएं समान हो। ठीक है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसमें कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। का मतलब है कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, जिनके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं अगर इक्वल होती हैं तो हमेशा ये ध्यान रखोगे कि ये आपका एक पैरेललोग्राम होगा। फिर इसमें जैसे हम बनाते कैसे हैं इसको, इस टाइप से कुछ बनता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये मैंने लिखा सी और यहाँ मैंने ये लिखा डी। अब इसमें
अब आमने सामने की जो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो तो एक रेक्टेंगल भी होता है, इसका मतलब है कि वो एक आयत भी होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसका मतलब है कि इसके भी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो दोनों में तो एक तो ये कॉमन पार्ट है क्योंकि दोनों में अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे की इक्वल होती है। सेकेंड, लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। तो यहाँ आप लिखोगे अपोजिट आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने के कोण बराबर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब अपोजिट एंगल्स का मतलब है कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी की, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ जो दोनों विकर्ण है, जैसे जैसे मान लो कि यहाँ दोनों विकर्ण, जैसे मान लो कि ये डायगोनल हो गया फर्स्ट और ये सेकंड डायगोनल हो गया, मतलब विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकंड। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ तो ये D1 हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, D2 के। तो यहाँ जो D1 है तो जैसे मैंने यहाँ लिखा दोनों विकर्ण समान नहीं, दोनों विकर्ण समान नहीं, इसका मतलब है कि दोनों विकर्ण क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, समान नहीं। तो यहाँ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जैसे यहाँ मैंने लिखा जो AC है वो नॉट इक्वल्स टू यहाँ BD होगा, जो AC है वो BD के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ हम आयत पढ़ते हैं रेक्टेंगल, तो उसमें दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ जो दोनों डायगोनल्स है ना, ये इसका मतलब है दोनों अलग हैं, तो मैंने इसको D1 नाम दिया और इसको मैंने D2 नाम दिया। ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, उसमें दोनों विकर्ण, दोनों जैसे यहाँ डायगोनल्स दोनों के दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इसमें इक्वल नहीं होते, समान नहीं होते। ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, समझ गए। अब जैसे यहाँ हमें अगर एरिया निकालना है, हम बात कर रहे हैं एरिया की, क्योंकि एरिया मेन पूछेंगे आपसे, लेकिन इनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट में ये पूछ सकते हैं। अब यहाँ हमने निकाला एरिया, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो यहां मैंने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बताओ, जो किसके इक्वल होगा, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल होगा, आधार इंटू ऊंचाई। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ बेस इंटू हाइट, यहाँ बेस इंटू हाइट। जैसे यहाँ मैंने लिखा, जैसे यहाँ मैंने बनाया, यहाँ समझना एक बार, इस टाइप से यहाँ मैंने ये बना दिया। ये तो इसका हो गया बेस मतलब आधार, और यहाँ से ये एक हाइट हो गई, हाइट का मतलब है h। जैसे मान लो कि यहाँ हम हाइट लेते हैं तो ये तो इसका आधार हो गया, मतलब ये तो इसका बेस हो गया, नीचे वाला पार्ट इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। इसका मतलब है कि ये तो इसकी हाइट हो गई, ये इसका बेस हो गया। अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ बेस और हाइट को दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो इसका एरिया निकल जाएगा। इसमें तो यही ध्यान रखना है मेन, वैसे इसमें यही फॉर्मूला है कि मतलब जो एरिया है वो बेस इंटू हाइट होता है।
ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ बेस देंगे आपको, एक हाइट देंगे, और दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें करना है। देखो एक बार इसको फिर आगे करते हैं। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में, एक होता है वर्ग स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल आयत, फिर इसको हम बाद में पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। करो एक बार इसको जल्दी। तो एक बार जल्दी इसको। हो गया सबका? हाँ, ये बताओ समचतुर्भुज रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज रोम्बस से स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो रोम्बस में भी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब चारों भुजाएं समान होंगी। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट में, जैसे स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि जो दोनों विकर्ण होते हैं, मतलब दोनों डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर में मतलब वर्ग में दोनों इक्वल होते हैं, मतलब d1 इक्वल्स टू d2। लेकिन यहाँ रोम्बस में दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस ये है। इसका मतलब है कि उसमें तो इक्वल होते हैं, उसमें चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, और रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन यहाँ दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस में, और स्क्वायर में दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है। बस अगर जैसे हमें यहाँ एरिया निकालना है, तो एरिया का मतलब है कि एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो हम दोनों डायगोनल्स को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो d1 इंटू डी हो जाएगा। फिर उसमें हम डिवाइड किसका कर देंगे, 2 का कर देंगे। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो 1/2 इंटू d1 इंटू डी बनेगा। ठीक है, आगे देखो एक बार। जैसे रोम्बस, समचतुर्भुज, जैसे रोम्बस समचतुर्भुज, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान। का मतलब है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट, यहां जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, दोनों विकर्ण समान नहीं, दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण समान नहीं। अब ये बनता कैसे है, इसका मतलब है कि एक तो ये हो गया,
और एक इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये है समचतुर्भुज रोम्बस। तो यहाँ मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये लिखा मैंने सी, और ये मैंने लिखा डी। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई। यहाँ ये इसके विकर्ण है डायगोनल्स, मतलब ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। तो यहाँ मैंने लिखा D1 और ये मैंने लिखा D2। अगर हमें एरिया निकालना है इसका, अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालते हैं, तो मैंने यहाँ निकाला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का, एक मिनट रुकना, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट इक्वल नहीं होती, मतलब सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए। वो तो समांतर चतुर्भुज में होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें तो ऑल साइड्स आर इक्वल है, ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। फिर इसके बाद में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ रोम्बस। अगर एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू यहाँ D1 इंटू D2। इसका मतलब है कि यहाँ जो दोनों डायगोनल्स हैं उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके 2 का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इस फॉर्म में आपसे यहाँ फॉर्म, जैसे मान लो कि इसकी जगह आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा 1/2, इसका मतलब है D1 इंटू D2 का मतलब होता है कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो जैसे D1 इंटू D2 मैंने लिखा, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर दिया। तो दोनों फॉर्म में पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स, इसका मतलब है दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब 1/2 D1 इंटू D2 हो गया। अब यहाँ टोटल आपके पास में 3 कंडीशन है, ध्यान रखना। एक तो इसका एरिया हो गया, और सेकंड इसका फर्स्ट डायगोनल, मतलब दूसरा ये एक विकर्ण हो गया, और तीसरी कंडीशन है ये। तो 3 में से आपको यहाँ एक कंडीशन एक 2 कंडीशन देगा, एक कंडीशन निकालने को बोलेगा, तो हम यहाँ सोल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में इसका लास्ट इसमें ये एक आता है ट्रेपेजियम। जिसे हम लिखते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। जिससे समलंब चतुर्भुज कैसे बनेगा, ये है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज में सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ तो इसकी ये हाइट होगी, इसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल नहीं होती है, इसमें ऐसा होता नहीं है। इसमें यहाँ पॉइंट ध्यान रखना है। जिसे फर्स्ट, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा A, ये मैंने लिखा B, ये मैंने लिखा C, ये मैंने लिखा D, और ये इसकी हो गई हाइट। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो AB है, इसका मतलब है कि यहाँ AB यहाँ DC के क्या है, समांतर है। जैसे यहाँ मैंने ये वाला साइन लगाया ना, इसका मतलब है ये समांतर का साइन होता है, मतलब पैरेलल हो गया, मतलब पैरेलल। इसका मतलब है कि समांतर का मतलब होता है पैरेलल। तो यहाँ हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो AB पैरेलल होगा वो किसके होगा, DC के या CD के। तो ये पैरेलल का साइन होता है। ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, ये ध्यान रखना। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, मतलब समांतर नहीं होते, इसमें ये खास बात होती है। ये एक ऐसा चतुर्भुज है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, बाकी में आमने सामने के
एक दूसरे के समांतर होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते। लेकिन इसमें तो अगर हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, मेन इसमें फॉर्मूला ही याद रखना है हमें, कि जैसे मान लो कि ये आपके पास में ये जो डिस्टेंस है, मान लो कि ये पूरी की पूरी ए हो गई, और यहाँ जो सेकंड डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी बी हो गई। हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब होता है कि यहाँ अंदर वाला पार्ट का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगी? तो मैंने यहाँ लिखा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ दो कंडीशन यूज हुई है। तो एक दूसरे के यहाँ समांतर कौन सी हैं, एक दूसरे के पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी? तो एक तो ये फर्स्ट होंगी ए बी पैरेलल टू डी सी। इसका मतलब है कि जो ए बी है वो डी सी के समांतर है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ जो बी ए, चाहे ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, लेंथ दोनों की सेम है। यहाँ डी सी बोलो या सी डी बोलो, इसका मतलब लेंथ दोनों की सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी वो किसके समांतर है? डी सी के। फिर यहाँ मैंने इसकी जो लेंथ है वो ए, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है? बी। और इन दोनों के जो पैरेलल है, समांतर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट के अकॉर्डिंग मैंने डिनोट करी है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास में ए, ये बी है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? एच के इक्वल हो गई। तो अगर हम एरिया निकालें तो 1/2। फिर हम यहाँ लिखते हैं कि समांतर भुजाओं का योग, इसका मतलब है कि यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ मैंने लिखा कि दोनों को सबसे पहले अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ a प्लस बी मिलेगा, इनटू हाइट, हाइट का मतलब है h। तो सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखना है कि 1/2, फिर समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग का मतलब होता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू h, जिसे हम यहाँ लिखेंगे 1/2 ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो दोनों फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। तो a प्लस बी, अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो a प्लस बी इंटू एच, और वैसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी कल इनके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।